हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। मैं विकास तिवारी आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़ी हुई ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला को हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका यह 11वां वीडियो है। जिन साथियों ने पिछले 10 वीडियोज़ को नहीं देखा है, चैनल पर प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया, उन्हें जाकर उन्हें देख लें, तभी आके इस वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के कंटेंट को। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्रामीण विकास के संभावित क्षेत्र। ठीक है, ग्रामीण विकास के कौन कौन से संभावित क्षेत्र हैं? कृषि एवं सहायक, ग्रामीण उद्योग, सामाजिक सेवाएं, आधारभूत ढांचे, ये 4 थे। चारों के अंदर में ये है। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक ये है। ठीक है, ये वाला कृषि एवं सहायक क्रियाएं। आज इसको हम विस्तृत चर्चा करते हैं इस पर, और कल के वीडियो और आने वाले वीडियोस पे इनको निपटाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करते हैं कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। इसके नाम से लग रहा होगा कि कृषि है और इसके साथ होने वाली जो इसके साथ हम कर सकते हैं वो वाली क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो इनके अंडर में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? सबसे पहला हो जाता है कृषि खुद ही आ जाता है। दूसरा पशुपालन आता है, कृषि के अंडर में कर सकते हैं। वानिकी कर सकते हैं। वानिकी मतलब वनों की देखभाल करना। वन तो लगाए नहीं जाते हैं, वनों की देखभाल करना। ठीक है, फिर चौथा हो सकता है मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन, रेशम पालन, रेशम का उत्पादन, और सूअर पालन होता है। ठीक है, ये चमड़ा उद्योग का भी धंधा हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं खनन एवं उत्खनन का होता है, और ये बागवानी का होता है। ठीक है, ये गलत लिख उठा है, बागवानी है। ठीक है, तो ये सब का अलग से हम विस्तृत चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि पर अगर हम चर्चा करें तो कृषि क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है भारत की कृषि पर ही खड़ी हुई है। ठीक है, जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, बनाई गई थी, वो भी कृषि पर आधारित ही थी। ठीक है, 1960 के दशक में हरित क्रांति लाया गया था। 1966 में आई थी। ठीक है, 60 का दशक मतलब 1961 से लेके 1970 तक। तो 1960 के दशक में अर्थात 1966 में हरित क्रांति को भारत में अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित कार्यों का सकल घरेलू उत्पाद में 16.6% हिस्सा था। समझ लो, अगर जीडीपी भारत की 2007 की बात हो रही है, जीडीपी अगर 100 रुपये है तो उसमें कृषि का 16.6 रुपये कृषि का होता था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। उस समय माने 2007 की बात करें, उस समय संपूर्ण कार्य करने वाले लोग 51% कृषि में संलिप्त था। ठीक है, अगर 100 लोग कार्य करने वाले हैं तो 51 लोग जो है कृषि में लगे हैं। ठीक है, और 100 रुपये अगर कृषि कमा रहा है, देश को दे रहा है कमा के, तो मतलब पूरा अगर देश का 100 रुपये उत्पादन हो रहा है, उसका खर्चा बन रहा है, तो जिसमें से 16 रुपये कृषि वाला क्षेत्र देता था। ठीक है, यही है इसका मतलब। भारत के अधिकांश उत्सव कृषि से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो भारत में अक्सर लोग करंट अफेयर में पढ़ते रहते हैं कि ये वाला त्यौहार जो है फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये सब भारत के अधिकांश त्यौहार जो होते हैं कृषि के ही ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि की बात हो गई, आगे देखते हैं पशुपालन एवं डेयरी उद्योग की क्या होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का भी विशेष महत्व है। ठीक है, पशुपालन का विशेष महत्व है। आगे देखते हैं सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% योगदान सराहनीय है। ये समझे, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू कृषि उत्पाद में मतलब जो जीडीपी अगर काउंट किया जाए, जीडीपी कृषि को बेस बना के। ठीक है, अगर कृषि का क्षेत्र जो है आपका 100 रुपये दे रहा है, मतलब 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है, तो जिसमें से 28 से 30% रुपये जो हैं ये पशुपालन से आते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। आगे देखते हैं। जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक, माने इस 28 से 30% में भी सबसे ज़्यादा अगर कहाँ से क्या हो रहा है तो दूध उत्पादन से हो रहा है। ठीक है, दूध से बहुत चीज़ें बनाई जाती है। दूध से हो गया दही, हो गया पनीर, हो गया मट्ठा, हो गया घी, हो गया बहुत चीज़ें बनाई जा रही हैं, मिठाई उठाई हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा उत्पादन है, दूध का ही योगदान है। ठीक है, आगे देखते हैं।
भारत में विश्व की कुल गायों की संख्या माने विश्व की कुल गायों की संख्या का 15% तथा भैंसों की संख्या का 57% भैंसें भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, 15% गायें हैं, 57% भैंसें हैं। ठीक है, भारत में विश्व की जनसंख्या का, भैंसों की जनसंख्या का, गायों की जनसंख्या का। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में लगभग 12.25 करोड़ टन, समझ लो 12.25 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पे है। ये पूछा जा सकता है सवाल, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे पहला स्थान है। ठीक है, आप नॉलेज वृद्धि के लिए जान सकते हैं कि कितना, लगभग 12.25 करोड़ टन उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वानिकी क्या होता है, जिससे जो वन होते हैं उनसे बहुत सारे उत्पाद हमको मिलते हैं, उन्हीं का यूज करके, उन्हीं का रिफाइन करके हम आगे अपना जो सेकेंडरी सेक्टर में जब भेजते हैं, यही चीज़ें होता है वानिकी करना। बाकी वन लगाए नहीं जाते, वनों की देखभाल की जाती है। ठीक है, ठीक है। भारत में वानिकी एक प्रमुख ग्रामीण आर्थिक क्रिया, जनजातीय लोगों के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू और एक ज्वलंत पर्यावरणीय और सामाजिक राजनैतिक मुद्दा होने के साथ ही पर्यावरणीय प्रबंधन और धारणीय विकास हेतु अवसर उपलब्ध करने वाला क्षेत्र भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये ग्रामीण और आर्थिक क्रिया होती है, इससे ये जनजातीय लोगों को कृषि मतलब रोजगार दिया हुआ है, और ज्वलंत पर्यावरणीय मुद्दा है, क्योंकि वन है और पर्यावरण और वन तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, और सामाजिक राजनीतिक मुद्दा होने के कारण ये समझ रहे हैं ना आप कि भारत में वन, वैसे भी वनों का होना चाहिए 33%, लेकिन भारत में वनों की संख्या, वनों की अगर देखा जाए क्षेत्रफल प्रतिशत में, तो मात्र 21.something% है, 21.71% है। ठीक है, इस वजह से ज्वलंत मुद्दा भी हुआ करता है। 2022 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ठीक है, जो वर्ष 2019 में इतना से अधिक, माने 21.67% से अधिक बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब 2019 हर 2 साल में आती है ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो 2019 में आई थी, उसके बाद 2021 में आई। 2021 वाले डाटा को ही 2022 में पब्लिश किया जाएगा, माने 2022 और 21 वाला एक ही समय माना जाएगा। तो ये जो आई है 2021 वाली 2019 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 21.67% ज़्यादा है। ठीक है, अब वनों से क्या क्या मिलता है हम लोग ये देख लेते हैं। वनों से मिलती हैं दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ मिलती है। लाख मिलता है। लाख क्या होता है पता है? लाख एक गोंद के तरीके का होता है, जिससे छत्तीसगढ़ एरिया में कंगन बनाए जाते हैं। लाख, ठीक है, इसका लाख का एक कीड़ा होता है, वही का वैसे लाख कीट पालन होता है, उसी से लाख प्राप्त किया जाता है। अब ये गोंद होता है, फिर फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं, जलाऊ लकड़ियां और इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं वनों से। तारपीन होता है, एक पौधा होता है तारपीन का, जहाँ से प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स मतलब रबर, कच्चा उत्पाद जो होता है। मसाले प्राप्त किए जाते हैं, शहद प्राप्त किए जाते हैं। इतना चीज़ें जो है वनों से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, की जा सकती हैं। आगे देखते हैं। चौथा है मत्स्य एवं कुक्कुट पालन। मत्स्य एवं कुक्कुट, मत्स्य का मतलब मछली हो गया, कुक्कुट का मतलब मुर्गी पालन होता है। ठीक है, मछली एक उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ है, कोई शक ही नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। मछली के यकृत की तेल से दवाइयों का निर्माण होता है। ठीक है, मछली, बहुत सी दवाइयाँ आप खरीदें तो वहाँ पे लिखा रहता है कंटेन्स फिश लिवर ऑयल। ठीक है, ऐसे वो बना रहेगा, यहाँ पे ऐसे लाल लाल, ये जो हम ये नीला से है, ये चीज़ लाल से रहता है। लाल हमको तो दिखा देते हैं आपको, ये कुछ ऐसे रहता है, उस पर लिखा ऐसे नीचे लिखा रहेगा कंटेन्स फिश लीवर ऑयल। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मछली का यकृत होता है, मछली का लीवर होता है, उससे दवाइयों का निर्माण, उसके तेल से दवाइयों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। गांव में मत्स्य उत्पादन की अपार संभावना। देखिए, एक अभी ऐसा नहीं है कि गांव में बहुत बृहद स्तर पे मत्स्य पालन हो रहा है। अभी भी लोगों को पता ही नहीं है कि मत्स्य उत्पादन भी कुछ किया जा सकता है। हम लोग खाली समय अपना मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। इस वजह से इसकी अभी अपार संभावना है। ठीक है, सरकार को इस पहलू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं।
साथ ही कुक्कुट पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों दिखाने में सफल होने योग्य है। साथ ही जो कुक्कुट पालन भी, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी अगर बात करें तो इस समय थोड़ा मोड़ा देखा जा रहा है, इसके पहले नहीं देखा जाता था। अब आगे देखते हैं, कुक्कुट पालन के सह उत्पाद अंडा और चूजा। ठीक है, ये दो सह उत्पाद होते हैं, अंडा और चूजा। कुक्कुट पालन अगर कोई कर रहा है तो भाई अंडा भी उसको मिल जाएगा, चूजा भी मिल जाएगा, और इन दोनों का भी यूज किया जाता है। ठीक है, व्यापार में यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं, रेशम कीट पालन और सूअर पालन, इन दोनों का। रेशम का जो होता है, रेशम से ये रेशम की साड़ियाँ, कपड़े, ये सब बनाए जाते हैं, इस वजह से पालन किया जाता है। और सूअर पालन किया जाता है मुख्यतः मांस प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो बड़े स्तर पर रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये देखिए, ये एकदम गट फीलिंग कह रही है कि ये पक्का एग्जाम में आएगा कि सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन में मछली पालन रहेगा, ये सब ऐसे रहेगा। एक ऑप्शन में सेरीकल्चर भी रहेगा, उसी को बोलेंगे रेशम कीट पालन बोलते हैं उसको। ठीक है, रेशम के कीटों का पालन शहतूत के वृक्षों पर किया जाता है। ठीक है, रेशम के कीटों की खासियत ये भी होती है, ये अपनी मादा को 2 किलोमीटर दूर से ही सूंघ के पहचान सकते हैं, इनमें एक खासियत होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। देश में सूअरों का पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये और कोई जैसे सूअर से और कोई उत्पाद नहीं होता, बस केवल मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, और मांस की उत्पादन में, मतलब मांस का उत्पादन में जो है, भारत ब्राज़ील के साथ पहले स्थान पे, मतलब भारत दूसरे पे नहीं है, ब्राज़ील भी पहले पे है, भारत भी दूसरे पहले पे ही है। तो इससे इसका क्या मतलब है, मतलब भारत भी उतना ही टन उत्पादन कर रहा होगा, ब्राज़ील भी उतना ही टन उत्पादन कर रहा होगा, इस वजह से दोनों पहले स्थान पे ही दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में क्या है, गांव में पशु के मरने के पश्चात उनके चमड़े को निकाल करके तथा उसे सुखा करके उनसे विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट दोस्तों, देखो, चमड़े का पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, बैग हो गया, चप्पल हो गए, तो बहुत सारे चमड़े के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये सब क्या कब संभव हो पा रहा है, जब उस जो मरा हुआ जानवर है उसके चमड़े को निकाला जाता है, उसको सुखाया जाता है। सुखाने की प्रक्रिया को टैनिंग बोलते हैं, टैनिंग, TANNING। ठीक है, टैनिंग बोलते हैं उसको। इससे दोहरा फ़ायदा होता है। दोहरा फ़ायदा क्या है, एक तो हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, और दूसरा जो है प्रकृति की सफाई भी हो जा रही है। ठीक है, नहीं तो फिर उसी में पड़े पड़े बदबू करेगा, उसी क्षेत्र में पड़े पड़े। ठीक है, दोहरा फ़ायदा होता है। अगला देखते हैं, चमड़ा उद्योग का भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान है। इसको हम कैसे कह पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, जब नई मतलब 2017 में नई योगी सरकार आई थी, तो जब यहाँ पे चमड़ा उत्पादन ये सब का थोड़ा सा जो है, चमड़ा उत्पादन में लगाम लगाए थे उन्होंने, ये कह सकते हैं। जब लगाम लगा तो भारत से कि कानपुर से शिफ्ट होकर के बांग्लादेश में चली गई, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश उस समय जो है चमड़ा उत्पादन नंबर 1 बन गया था। ठीक है, और उसके पहले तक भारत नंबर 1 पे हुआ करता था चमड़ा उत्पादन में विश्व में। ठीक है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि चमड़ा उत्पादन का भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान है। भारत से चमड़े का सर्वाधिक निर्यात ब्रिटेन को होता है। ठीक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ये पॉइंट जो है कि भारत सबसे ज़्यादा चमड़ा निर्यात कौन से देश में करता है, तो ब्रिटेन में करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला कौन सा है, खनन उद्योग। खनन उद्योग क्या होता है, जैसे जौन सा गाँव है, गाँव के आसपास अगर खेती योग्य भूमि नहीं है तो पक्का वहाँ पे पठारी भूमि होगी, और पठारों में जो होती हैं वहाँ पे खनन की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ये जो क्या बोलते हैं, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, चूना, अभ्रक, ये सब जो है एक अयस्क जो बोलते हैं, वहाँ उनके अयस्क के मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ पे खनन उद्योग ज़्यादा फेमस है, कृषि नहीं फेमस होती वहाँ पे। ठीक है, खनन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, चूना, अभ्रक, कोयला इत्यादि आते हैं। ठीक है, इन सब का खनन किया जाता है, निकाला जाता है ज़मीन से खोद करके। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में खनन उद्योग काफ़ी प्रचलित है।
दक्षिणी जिले कौन कौन से, जैसे सोनभद्र हो गया, ललितपुर हो गया, ये सब जो है, चित्रकूट, इन सब में खनन उद्योग ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि उधर ही का जो पठार है, पठार वाला जो दक्कन का पठार है, उसी का उत्तरी भाग जो है यूपी का दक्षिणी भाग और एकदम कॉमन हो गया है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे खनन उद्योग ज़्यादा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन सा खनिज पाया जाता है? पहला चूना पाया जाता है, दूसरा एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है ललितपुर, जहाँ पे यूरेनियम के भी भंडार पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं है लेकिन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों इतना तो हमारा ये विस्तृत अध्ययन हो गया। अब ये पढ़ते हैं हम लोग कि ग्रामीण क्षेत्र में इन जो अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़ा, कृषि हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, वानिकी हो गया, इनके पिछड़ेपन का कारण क्या है? ठीक है, इन सबको हम देखेंगे। तो पहला क्या है? छोटी जोत व चकबंदी का अभाव। छोटी जोत व चकबंदी का अभाव, इन दोनों का एक ही मतलब हुआ। देखो, छोटी जोत का मतलब जो खेत का आकार है बहुत छोटा छोटा है, ये एक खेत हो गया, ये एक खेत हो गया, ऐसे ऐसे बगल बगल में ऐसे छोटे छोटे खेत हैं। जबकि बड़े बड़े देशों, मतलब बात करें अमेरिका, ब्रिटेन में, तो वहाँ पे ये इतना बड़ा मतलब पूरा खेत ही होता है, 150-150 एकड़ का, इतना मतलब इतना बड़ा बड़ा खेत होता है कि वहाँ पे इधर से मशीन घुसी तो इधर से इधर पहुँचने में उसको आधा घंटा लगेगा, फिर इधर आए इधर आधा घंटा, मतलब एक ही तरफ घूमने में ही उसको पूरा फसल ज़्यादा से ज़्यादा वो काट पाती है। ठीक है, तो इससे जो है बीच बीच में जैसे मेड़बंदी हुई है, मेड़बंदी का भी एक वो हो जाता है ना कि वहाँ पे जैसे मेड़ बीच बीच में पड़ गए हैं, तो इस मेड़ पे तो कुछ नहीं बोया जाता है, फिर इधर भी मेड़ पड़ गया, इधर भी मेड़ पड़ गया, तो मेड़ पर तो कुछ नहीं बोया जाता है। ऐसे ही 10 मेड़ों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो भी एक छोटा मोटा खेत बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से छोटी जोत का अभाव है। बात दूसरी करें, चकबंदी क्या होती है? तो चकबंदी ये होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति, ये गांव है आपका, ये आपका खेत इधर है और इधर ही आपके दोस्त बी का खेत इधर है। ठीक है, सेम ऐसे केस गांव के इस साइड भी है, इधर ही बी का है, इधर ही आपका ए का है, यानी आपका है। ठीक है, अब क्या हुआ कि चकबंदी हुई, चकबंदी में बी वाले को, इस बी वाले भैया को, इनको उठा के फिर यहाँ पे भेज दिया गया, और ये ए वाला जो था इनको उठा के यहाँ भेज दिया गया। अब खेत का बात कर रहे हैं, मतलब चक को इधर से इधर बदली कर दिया गया है। तो अब ध्यान से देखा जाएगा फिर से, तो गांव के इस साइड ए का खेत हो गया है, इस साइड बी का खेत हो गया है, इसी वाले प्रक्रिया को चकबंदी कहते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब मान लो ए जो है यहाँ पे अगर एक बोरिंग कर लिया है तो उसका इस पूरे एरिया में उसका सिंचाई उससे कर सकता है, उस बोरिंग से। ठीक है, सेम ऐसे अगर बी यहाँ पे बोरिंग कर लिया तो इस पूरे एरिया में वो सिंचाई कर सकता है। बोरिंग का हो गया, बहुत चीज़ें हो गई, बीच में मेड़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये होता है चकबंदी करने का फ़ायदा। आगे देखते हैं, कृषि शिक्षा का अभाव। कृषि में बहुत ज़्यादा अशिक्षा है अभी भी लोग जो है, कभी भी देखो, अगर 1 बीघा में कुछ खाद डालना है तो कभी बिना तौले ही डाल देते हैं, मतलब उनको कोई चिंता नहीं है कि फसल जलेगी या कम लगेगा, कुछ नहीं, अभाव है उन लोगों को। ठीक है, अब इस सब को सरकार को रेडियो पर, टेलीविज़न पर इस पे अच्छे अच्छे प्रायोजन करके, उनको आयोजित करके, प्रायोजनों को आयोजित करके लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, किसानों में वैज्ञानिक पद्धति का अभाव। वैज्ञानिक पद्धति का अभाव भी है किसानों में। अभी भी लोग जो है, जो बहुत समय से पहले से, मतलब मुग़लों के समय जो चली आ रही प्रथा, वही से कृषि करना पसंद करते हैं, जबकि अब उन लोगों को चाहिए कि अच्छी अच्छी तकनीकियाँ जो हैं उनको अपनाएं और जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं, उपज का उचित मूल्य न मिल पाना, ये भी एक कारण है। मतलब किसान मेहनत करके पूरा उपज उगा तो लेता है, उसके बाद जब उसको अच्छा मूल्य नहीं मिलता है तो अंदर से टूट जाता है, अगली साल जो है वो कम उगाने का कोशिश करेगा, फिर ऐसे ऐसे चक्कर चलता रहता है। ठीक है, ये भी एक समस्या है। अगला क्या है? सिंचाई व्यवस्था तथा तंत्र का अभाव है। सिंचाई व्यवस्था का भी अभाव पड़ता है। क्यों? जैसे चकबंदी के एक जोत यहाँ पे है, अगला जोत गांव के उस छोर पे है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ बोरिंग कराएं, यहाँ बोरिंग कराएं, इससे अच्छा कहीं नहीं कराते हैं। जब कभी आगे चकबंदी होगी, ये वाला चक भी हमारा इधर आ जाएगा, तब फिर से यहीं पे करा लेंगे बस। मतलब बोरिंग भी नहीं कराते हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं प्रॉपर है फिर। ठीक है,
कृषि यंत्रों तथा तकनीकी का अभाव, सेम इसी से कह सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, वही से तकनीकी हो गया। ठीक है, तकनीकी का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं लोग। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्र व राज्य की जो योजनाएं होती हैं उनका धरातल तक नहीं पहुंचना। ठीक है, देखो केंद्र और राज्य योजनाएं लॉन्च करता रहता है समय समय पर, किस लिए? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी उपज हो सके, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो धरातल तक आ ही नहीं पाती हैं। क्यों? भ्रष्टाचारी के कारण लोग उतना सजग नहीं हैं, गांव में उतना लोग नहीं सजग है ना कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, ये सब नहीं जानते हैं, इस वजह से नहीं आ पाती हैं। कोई पूछने वाला तो होता नहीं है, इस सब का कमजोरी है। तो जब लेखपाल पद भी बनाया गया है इसी वजह से कि जो है ये जो सरकारी योजनाएं हैं इनका जो है डायरेक्ट सरकार से धरातल तक आप पहुंचाएं। ठीक है, लेखपाल जो बने वो पहुंचाए। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्नत किस्म के बीज तथा उर्वरक का अभाव। उन्नत किस्म के बीज नहीं होते, हाइब्रिड अगर बीज अच्छे से मिल जाएं जिनमें अच्छी उत्पादन क्षमता हो, अगर ऐसे बीजों का यूज किया जाए, उर्वरकों का यूज किया जाए, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही फसल उत्पादन होगा। ठीक है, लेकिन ये लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि शिक्षा का अभाव है इनमें। आगे देखते हैं। अभी देखिए पिछड़ेपन जो है इसको दूर करने का क्या क्या उपाय हो सकता है, तो देखते हैं। कृषि शिक्षा का प्रचार व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। कृषि शिक्षा को जो प्रचार है उसको व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। वही बताए ना कि रेडियो पर, टीवी पर जो बड़े बड़े एक्टर हैं इन लोगों के द्वारा अच्छे से इनको समझाया जाए, और जब अच्छे से प्रचार किया जाएगा तो ये लोग फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। दूसरा क्या है, कृषि में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाए, उपयोग किया ही जाना चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं कर रहे हैं, समझ लो कि अभी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई है, करना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सहायक क्रियाओं का ज्ञान व प्रशिक्षण दिया जाए। सहायक क्रियाओं, जैसे अब मान लो कोई व्यक्ति है धान बोया है, धान बोए के साथ में वो अगर मछली पालन उसी खेत में कर ले रहा है, क्योंकि धान को भी पानी की ज़रूरत होती है, उसी पानी में अगर मछलियों को डाल देगा तो देखो जो मछलियों की बीट होती है, मछलियों की जो लैट्रिन होगी वो खेत के लिए खाद का काम करेगी, और ऐसे में क्या होगा कि धान भी अच्छे से फलेगा फूलेगा, और पानी आपको धान को भी ज़रूरत लगेगी और उसमें मछली पाल सकते हैं। तो ये सब जो सहायक क्रियाएं हैं इनका भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर अगला देखते हैं हम लोग कि अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता की सुविधा दी जानी चाहिए। देखिए वित्तीय सहायता सब जगह से लगता है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े आप उद्योग ही लगाएंगे, कुटीर उद्योग ही कोई चीज़ में लगाएंगे तभी वित्तीय सहायता लगेगी, कृषि में भी लगती है। ठीक है, तो इसकी भी सुविधा मुहैया कराई जाए। ठीक है, वित्तीय सहायता दी जाए। उपज का उचित मूल्य दिया जाए, जो उपज है उसका उचित मूल्य दिया जाए। ठीक है, ताकि किसान हमेशा मोटिवेटेड रहे, वो अच्छे से काम करे। आगे देखते हैं। फसल बीमा योजना की भी व्यवस्था की जाए। देखो कई कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, तो इसका जो पूरा नुकसान होता है वो किसान केवल अपने कंधे पे लेता है। तो ये नुकसान को भी थोड़ा सरकार हाथ बटाना चाहिए। फसल बीमा योजनाएं नई नई लॉन्च करनी चाहिए, अगर लॉन्च हुई हैं तो उसको धरातल तक इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ क्रांतियां हैं, इन क्रांतियों को ज़रूर पढ़ लीजिए। इस वीडियो का यहाँ वाला ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोगों का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ सबसे ज़्यादा बनने वाले क्वेश्चन संभावनाएं आती हैं। ठीक है, इनके पहले तो आपकी सोच डेवलप होती है। आप कहीं पे अगर बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे वो, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव वाला केस वहाँ से नहीं तैयार होगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका तैयार होगा। देखते हैं नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से। देखो इसको ऐसे याद करो कि जो जल होता है वो नीला दिखता है, इसे इसी वजह से तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 73% जल है, इस वजह से 71% जल है, इस वजह से आकाश अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी नीला दिखाई देती है। तो क्यों? क्योंकि पानी होता है और पानी में ही मछलियाँ पाई जाती हैं, इसलिए नीली क्रांति मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, पानी नीला होता है, नीला से नीली क्रांति मत्स्य पालन। ठीक है, आगे देखते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। देखो एक यूपी पीसीएस में एक बार पूछा गया था रजत क्रांति के जनक कौन है,
तो इंदिरा गांधी ही होता है इसका आंसर, ठीक है। रजत क्रांति, जो इंदिरा गांधी अपनी पूर्व पीएम रह चुकी हैं, आयरन लेडी, वही है इंदिरा गांधी, रजत क्रांति की जनक। इसको अंडा उत्पादन बोलते हैं, ठीक है। रजत क्रांति का मतलब अंडा उत्पादन। देखिए जो अंडा होता है एकदम से वाइट नहीं होता, हल्का सा चांदी के कलर का होता है। तो ऐसे मान लो ना, रजत का मतलब चांदी होता है, सिल्वर रेवोल्यूशन उसको बोलेंगे अंग्रेजी में। फिर अगला आता है श्वेत क्रांति। श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, दूध भी सफ़ेद होता है, याद ही हो जाएगा। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति 1960 के दशक में जो आई थी वो पूरा खाद्यान्न के लिए थी, मतलब खाने योग्य अन्न जो होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इन सब पे प्रभाव डालने के लिए थी हरित क्रांति, ठीक है। अब इसमें दो सवाल बनते हैं, हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जनक कौन है और भारत स्तर पर जनक कौन है। इन दोनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, बताइएगा ज़रूर। फिर आगे देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से होते हैं। देखिए दोस्तों, जो जैसे कोई तेल होता है, सरसों का ही तेल देखा जाए तो अगर उसको माना जा सकता है वो येलो कलर का दिखता है, तो ये ऐसे हम मान सकते हैं कि जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से, ठीक है। आगे देखते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति दो चीज़ों से है, ठीक है। ऑप्शन में अगर कभी सवाल आएगा तो ये दोनों साथ में नहीं रहेगा, अगर साथ में है तो पक्का है ऑप्शन सी पे लिखा होगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। पहला कौन कौन सा है, प्याज उत्पादन है, अगला कौन है, झींगा मछली उत्पादन, ठीक है। झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन, ठीक है ना। प्याज भी तो हल्का सा गुलाबी कलर की होती है, झींगा मछली का भी ऐसे कुछ मान लो, ये दोनों गुलाबी क्रांति के तहत आते हैं। आगे देखते हैं काली क्रांति होता है। काली क्रांति पेट्रोलियम से होता है, धूसर क्रांति उर्वरक से होता है। देखो काली और धूसर का मतलब स्लेटी होता है, स्लेटी। काली और धूसर में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, तो इसको काली को याद करने के लिए देखो, पेट्रोलियम जो होता है उसको काला सोना बोलते हैं। पेट्रोलियम जब ज़मीन से निकाला जाता है तो पेट्रोल डीजल और ये सब अलग अलग नहीं रहता, एक ही रहता है उसी में, और वो मिक्स होकर के काला रंग में एक रहता है। कभी सर्च करिएगा उस पर गूगल पे, पेट्रोलियम का ओरिजिनल कलर तो एकदम बिल्कुल ब्लैक रहता है, जैसे तारकोल की तरीके का होता है। इस वजह से काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है। अगला देखते हैं धूसर क्रांति। धूसर क्रांति जो गोबर की खाद होती है उसके उत्पादन से, ठीक है। गोबर का खाद होती है, जो पशुओं का गोबर होता है, पशुओं का, उनके जो गोबर को इकट्ठा करते हैं, खाद बनाई जाती है, तो इसी का उत्पादन को बोलते हैं धूसर क्रांति। आगे देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी और फल उत्पादन के लिए है। सुनहरी क्रांति बागवानी और फल उत्पादन के लिए है। तो इसका याद करने क्या जरूर कैसे है, जैसे बाग में जाते हैं आप तो सुनहरे कलर के जैसे फूल लगे रहते हैं, खिले रहते हैं ना, और वहाँ पे बाग में जाएंगे तो अब फल भी मिल जाता है। तो इस वजह से फल उत्पादन और बागवानी सबका सुनहरी क्रांति है, जोड़ दिए उसे। सुनहरा क्या होता है, फूल होता है। फूल कहाँ पे होता है, बागों में होता है। फूल के साथ साथ फल भी होता है, तो सुनहरी क्रांति बागवानी से हो गया, साथ ही साथ फल से भी हो गया, ठीक है। बस दोस्तों फिर याद कर लीजिएगा, और हाँ, जो प्रश्न हमने पूछा उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में हम मिलेंगे और ग्रामीण उद्योगों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा ग्रामीण उद्योग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन पर गहन चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।